नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे पास पिछले 2 हफ्तों की घटनाओं पर स्रोतों का कह सकते हैं एक पूरा बंडल है जी और आज हमारी नजर यूरोप पर है जी। जहाँ एक तरफ शांति की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ मिसाइलें दागी जा रही हैं। मामला बहुत उलझा हुआ है। ये प्रस्तुति प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और आज का ये पूरा विश्लेषण स्टाइलो न्यूज, जो कि एक एआई संचालित न्यूज एप्लीकेशन है, उसके द्वारा तैयार किया गया है। और हमारा काम यहाँ इन सभी स्रोतों से जानकारी निकालकर एक साफ तस्वीर पेश करना है, बिना किसी पक्षपात के। बिल्कुल। हम कोई पक्ष नहीं लेंगे, बस जो हो रहा है और उसके पीछे के अलग अलग नजरिए क्या है वो सामने रखेंगे। और सच कहूं तो यूरोप वाकई एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ा है। मतलब आज के फैसले आने वाले कई सालों का भविष्य तय करेंगे। जी बिल्कुल। तो चलिए इसी उलझी हुई तस्वीर को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कूटनीति की, डिप्लोमेसी की। पिछले 2 हफ्तों में जो सबसे बड़ी खबर रही वो थी यूक्रेन को लेकर एक अमेरिकी शांति योजना का सामने आना, एक 28 सूत्रीय योजना। और इसने आते ही पूरी दुनिया में कह सकते हैं एक खलबली मचा दी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे स्रोतों के मुताबिक इस योजना में कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन्हें पचाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि क्रीमिया, डोनेटिक्स और लुहांस्क को व्यावहारिक तौर पर रूस का हिस्सा मान लेना। 1 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका कह रहा है कि जो जमीन रूस ने कब्जा कर ली है उसे आप भूल जाइए। कई विश्लेषक तो इसे ऐसा ही देख रहे हैं। ये यूक्रेन के लिए एक तरह से हार मानने जैसा है। और भी कुछ शर्तें थीं? जी, और शर्तें यहीं खत्म नहीं होती। योजना में यह भी है कि यूक्रेन अपने संविधान में बदलाव करके लिखे कि वो कभी नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। अच्छा। साथ ही यूक्रेन की सेना का साइज भी 6 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया जाए। और इन सब के लिए कोई समय सीमा भी थी? हाँ, और ये सबसे बड़ी बात है। सूत्रों का कहना है कि यूक्रेन को इन शर्तों को मानने के लिए नवंबर के आखिर तक का वक्त दिया गया था। मतलब ये एक तरह से अल्टीमेटम था। तो जाहिर है यूक्रेन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया होगा। उनकी प्रतिक्रिया ठीक वैसी ही थी। ये शर्तें तो किसी भी संप्रभु देश के लिए मानना नामुमकिन लगती हैं। यूक्रेनी सरकार ने कहा कि ये योजना क्रेमलिन की मांगों के बहुत ज्यादा करीब है। मतलब ये शांति योजना कम और रूस की शर्तों का दस्तावेज ज्यादा है। बिल्कुल। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसमें बदलाव के लिए बातचीत की कोशिश की है, पर दूसरी तरफ रूस ने इसका स्वागत किया है। वो तो करेंगे ही। ये उनके लगभग सभी बड़े रणनीतिक लक्ष्यों को जो है पूरा करती है। जी, नाटो का विस्तार रोकना, जमीनी बढ़त को मान्यता और यूक्रेन को सैन्य रूप से कमजोर करना। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आया है। इस योजना ने सिर्फ यूक्रेन और रूस को ही नहीं बांटा। नहीं, इसने तो पश्चिमी सहयोगियों को ही आपस में बांट दिया है। ये इस कहानी का सबसे अहम पहलू लगता है। जी, इस अमेरिकी प्रस्ताव के जवाब में यूरोप की 3 बड़ी ताकतें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी एक साथ आईं। और उन्होंने अपनी एक जवाबी शांति योजना पेश कर दी। बिल्कुल। और दोनों योजनाओं में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, तो अमेरिकी योजना की 3 बड़ी बातें थीं। जमीन छोड़ो, नाटो से दूर रहो और सेना छोटी रखो। जी। तो क्या यूरोपीय योजना इन तीनों बातों को सीधे तौर पर नकारती है? ये तो बहुत बड़ा मतभेद हुआ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यूरोपीय योजना साफ तौर पर कहती है कि रूस के किसी भी जमीनी दावे को मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है। दूसरा, वो यूक्रेन की सेना को 8 लाख तक रखने का प्रस्ताव देती है। अमेरिकी योजना से 2 लाख ज्यादा। जी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, वो नाटो सदस्यता पर कोई संवैधानिक पाबंदी लगाने की बात नहीं करती। वो कहती है कि यह भविष्य में आपसी सहमति से तय होगा। ये तो अटलांटिक गठबंधन में एक गहरी दरार का साफ संकेत है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जल्द से जल्द इस संघर्ष से बाहर निकलना चाहता है, जबकि यूरोप एक ऐसी शांति चाहता है जो लंबे समय तक टिके और रूस को और आक्रामक होने से रोके। बिल्कुल। तो एक तरफ ये शांति योजनाओं की खींचतान चल रही है और दूसरी तरफ जमीन पर हालात बिगड़ रहे हैं। जी, 25 नवंबर की रात को रूस ने कीव पर एक बहुत बड़ा हमला किया। क्या इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध है? ज्यादातर विश्लेषकों का यही मानना है कि इसका समय महज एक संयोग नहीं था। ये हाल के महीनों में हुए सबसे बड़े हमलों में से एक था। दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन्स इस्तेमाल हुए, जैसा कि हमने पढ़ा। जी हाँ, और इसमें आम नागरिक भी मारे गए। बिला सिरकुआ जैसे इलाकों में बुनियादी ढांचे को बहुत नुकसान पहुंचा। तो इसका संदेश साफ था। संदेश बिल्कुल साफ था। भले ही हम शांति की बात कर रहे हों, लेकिन हमारे सैन्य विकल्प अभी भी खुले हैं। ये बातचीत की मेज पर यूक्रेन पर
मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति थी। ये तो सीधे से में मिसाइल और ड्रोन की बात हुई, लेकिन आजकल लड़ाई सिर्फ मैदान पर तो होती नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द की ओर इशारा किया है, जिसे हमारे स्रोत बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइब्रिड युद्ध। हाइब्रिड युद्ध? जी, यह आज के दौर के संघर्ष का तरीका है। स्वीडन के रक्षा प्रमुख ने हाल ही में चेतावनी दी कि रूस सिर्फ सेना का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो और क्या कर रहा है? वो तोड़फोड़, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर ग्रिड और इंटरनेट केबलों पर साइबर हमले और चुनावों में दखलंदाजी जैसी तरकीबें अपना रहा है। तो इसका असल मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ नुकसान पहुंचाना है? नहीं, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। मकसद है दुश्मन को भीतर से कमजोर करना, समाज में अविश्वास पैदा करना, राजनीतिक ध्रुवीकरण को हवा देना और नाटो जैसे गठबंधनों की एकता को तोड़ना। बिल्कुल। जब आपके देश के लोग ही अपनी सरकार पर भरोसा नहीं करेंगे, तो आप बाहरी दुश्मन से कैसे लड़ेंगे? सही बात है। और इसी के साथ पोलैंड और रोमानिया के हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन के घुसने की खबरें भी आई हैं। ये छोटी छोटी घटनाएं लग सकती हैं, लेकिन ये लगातार सामने वाले की हिम्मत और प्रतिक्रिया को परखने का तरीका है। इसी वजह से पोलैंड ने हाल ही में युद्ध पूर्व स्थिति की घोषणा की है। युद्ध पूर्व स्थिति, ये शब्द दिखाता है कि खतरा कितना गंभीर माना जा रहा है। जी, इन सब खतरों को देखते हुए ऐसा लगता है कि यूरोप दशकों की नींद से जाग रहा है। बिल्कुल, अपनी सुरक्षा को लेकर एक बुनियादी पुनर्विचार चल रहा है, और इसमें सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम जर्मनी उठा रहा है। क्या है वो? जर्मनी ने ऐलान किया है कि वो 2029 तक यूरोप की सबसे मजबूत पारंपरिक सेना बनाएगा। सच में? ये कोई मामूली बात नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जर्मनी ने खुद को हमेशा एक आर्थिक शक्ति के रूप में देखा, सैन्य शक्ति के रूप में नहीं। मतलब ये 75 साल की विदेश नीति का अंत है एक तरह से। हाँ, ये बदलाव दिखाता है कि बर्लिन में अब ये विश्वास खत्म हो गया है कि सिर्फ आर्थिक रिश्ते सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। इसके अलावा और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? एक और बड़ा कदम पोलैंड ने उठाया है। उसने बाल्टिक सागर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्वीडन से 3 बहुत ही उन्नत A26 पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया है। $2.5 बिलियन से ज्यादा का सौदा ये। जी, और ये खरीद सीधे तौर पर बाल्टिक सागर में रूस की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी के जवाब में है। और रक्षा सहयोग में भी कुछ हैरान करने वाले नाम सामने आ रहे हैं, तुर्की और इटली। हाँ, ये वाकई एक अप्रत्याशित गठबंधन है। ये तो एक अजीब जोड़ी लगती है, लेकिन उन्होंने मिलकर गोला बारूद बनाने का समझौता किया है। ये दिखाता है कि देश अब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए सिर्फ पारंपरिक सहयोगियों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। वो अपनी सप्लाई चेन में विविधता ला रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे पुनर्मूल्यांकन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मतलब यूरोप के भीतर भी गहरे मतभेद हैं। जी हाँ, एक तरफ नाटो के पूर्व महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कुछ सदस्य देशों की आलोचना की कि वे यूक्रेन को पर्याप्त मदद नहीं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ है हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान, जो एक ऐसी नई यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं जिसमें रूस को भी शामिल किया जाए। ये विचार तो नाटो और यूरोपीय संघ की मौजूदा रणनीति के बिल्कुल खिलाफ है। जी, और ये दिखाता है कि यूरोप के भविष्य को लेकर कोई एक राय नहीं है। ये सारी यूरोपीय घटनाएं एक खालीपन में नहीं हो रही हैं। दुनिया में भी शक्ति का संतुलन बदल रहा है, खासकर एशिया में। यकीनन हमें इस बड़ी तस्वीर को भी देखने की जरूरत है। बर्लिन सुरक्षा सम्मेलन में ताइवान के उप विदेश मंत्री ने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया को एक सत्तावादी धुरी बताया। एक्सिस ऑफ अथॉरिटेरियंस। जी, उनका तर्क था कि ये देश लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को चुनौती देने के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और उन्होंने ताइवान की आर्थिक भूमिका पर भी जोर दिया होगा। हाँ, और ये यूरोप के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने याद दिलाया कि दुनिया के लगभग 70% सेमीकंडक्टर और 95% से ज्यादा सबसे एडवांस्ड चिप्स अकेले ताइवान में बनते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ताइवान में कोई संघर्ष होता है तो यूरोप की कार फैक्ट्रियों से लेकर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों तक सब कुछ ठप पड़ सकता है। बिल्कुल, ये हिंद प्रशांत की सुरक्षा को सीधे यूरोप की आर्थिक स्थिरता से जोड़ता है। और इसी से जुड़ी है एशिया पावर इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट। जी, उस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में अमेरिकी प्रभाव में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। और भारत भी एक बड़ी ताकत के रूप में तेजी से उभर रहा है। हाँ, ये बदलती हुई वैश्विक तस्वीर ही वो पृष्ठभूमि है जिसमें यूरोप अपनी नई भूमिका तलाश रहा है। अब यूरोप सिर्फ अमेरिका की तरफ नहीं देख सकता, उसे हिंद प्रशांत में हो रहे इन बदलावों को भी अपनी रणनीति का हिस्सा बनाना होगा। बिल्कुल सही। तो इन सभी जटिल घटनाओं को ध्यान में रखते हुए
अगर हमारे श्रोताओं को आने वाले कुछ हफ्तों और महीनों में कुछ खास चीजों पर नजर रखनी हो तो वो क्या होंगे? मेरे ख्याल से 4-5 मुख्य बातें हैं। बताइए। सबसे पहली और सबसे जरूरी, जनेवा में चल रही शांति वार्ता। क्या अमेरिकी और यूरोपीय योजना के बीच कोई रास्ता निकल पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा शायद जर्मनी का सैन्य सुधार होगा। जी, क्या वे 2029 तक यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनाने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर ठोस कदम उठा पाते हैं या नहीं? और इसी से जुड़ा है पोलैंड का पनडुब्बी सौदा, जिसे 2025 के अंत तक अंतिम रूप दिया जाना है। तीसरा, हमें कुछ चुनावों पर भी नजर रखनी होगी। 28 दिसंबर को कोसोवो में और 2026 की शुरुआत में फिनलैंड में चुनाव होने हैं। ये चुनाव क्षेत्रीय राजनीति में नए समीकरण बना सकते हैं। पर आखिर में यूरोपीय संघ की अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने की योजनाएं, आपने मिलिट्री शेंगेन का जिक्र किया था। ये क्या है? इसका मतलब है कि जैसे लोग बिना वीजा के यूरोप में घूम सकते हैं, वैसे ही सेना की गाड़ियां और टैंक भी बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश जा सकेंगे। अच्छा। 2027 तक ऐसा एक मिलिट्री शेंगेन बनाने का विचार है, ताकि जरूरत पड़ने पर सैनिकों और उपकरणों को पूरे महाद्वीप में तेजी से कहीं भी भेजा जा सके। और एक रैपिड रिएक्शन फोर्स की भी योजना है। जी, ये कदम दिखाएंगे कि यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने को लेकर कितना गंभीर है। तो कुल मिलाकर पिछले 2 हफ्तों ने एक ऐसे यूरोप की तस्वीर पेश की है जो एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ गहन कूटनीति, दूसरी तरफ सैन्य तनाव, और इन सब के बीच अपनी सुरक्षा की पूरी अवधारणा को फिर से परिभाषित करने की कोशिश। आज की ये गहन जानकारी स्टाइलो न्यूज द्वारा संभव हुई है। स्टाइलो न्यूज एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जो आपको सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स से खुद के लिए खुफिया जानकारी जैसी ब्रीफिंग बनाने की सुविधा देता है। यह आपको घटनाओं के पैटर्न, मुख्य फैसले लेने वाले लोगों और अलग-अलग नजरियों को तुरंत समझने में मदद करता है। AI संचालित खबरें अपनी जरूरत के हिसाब से पाने के लिए आप www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज की सदस्यता ले सकते हैं। आज हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आप भविष्य में किन विषयों पर ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहते हैं। और हाँ, अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना ना भूलें।